जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्लास आज सबसे पहले तो थोड़ा सा रिवीजन है जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। और इकोनॉमिक सिस्टम्स में कुछ बेसिक सी बातें आप लोगों को बताई थी, डिस्कस की थी क्लास में। मैं पहले उन्हें रिवाइज करता हूँ और उसके बाद आज इकोनॉमिक सिस्टम्स को हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ओके जी, आपको बेसिक टर्म्स मालूम थी, कल हमने डिस्कस की थी। इकोनॉमी इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो इट्स एन एरिया वेयर पीपल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। एक इकोनॉमी को हम जानते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पे लोग प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हों कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी हमारे पास है प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। तीन फंक्शंस होते हैं किसी भी इकोनॉमी की, चाहे वो कराची की इकोनॉमी हो, चाहे वो सिंध की इकोनॉमी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो या ग्लोबल इकोनॉमी हो। हमारे पास तीन फंक्शंस होते हैं, तो प्रोडक्शन है, तो एक्सचेंज है, तो कंजम्पशन है। ये हमारे पास बेसिक से फंक्शंस आते हैं। ठीक है जी। तीसरी बात, इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम्स से आपसे बात हुई थी कि सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस which are responsible to run and manage the economy। तो इकोनॉमिक सिस्टम आप कह सकते हैं कि मुश्तमिल है, कंपोज करता है लोगों पर और इदारों पर। ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में आपको दो कंपोनेंट्स नजर आते हैं, लोग और इदारे। नॉर्मली इन लोगों को कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स। और इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को दूसरा नाम दिया जाता है डायरेक्टिव्स। Directives are the people appointed by the government in order to run and manage the economy। कौन होते हैं डायरेक्टिव्स? ये वो लोग होते हैं जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये क्या करते हैं? ये इकोनॉमी को मैनेज करते हैं और जो गवर्नमेंट के मामलात होते हैं वो चलाते हैं। ओके, इकोनॉमिक सिस्टम के बाद आपको मालूम है कि तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स हमारे पास हैं, या उनकी टाइप्स हमारे पास हैं। उन तीन इकोनॉमिक सिस्टम में से एक हमारे पास है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, एक हमारे पास है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम और एक हमारे पास है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स। जो आपने काम करना है, आपने ये बातें लिखनी है क्या, कि तीनों इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनका बेसिक जो फंक्शन होता है, जो उनका काम होता है, वो होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, या इसको और प्रिसाइज करें तो एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। क्योंकि आप सबको मालूम है कि रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में स्कार्स होती हैं, लिमिटेड होती हैं। तो सबसे बड़ा जो फंक्शन है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का, कि वो मैनेज करे, चीजों को एलोकेट करे उन इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स में या इकोनॉमिक एजेंट्स में। होगी जी। नेक्स्ट, यहां पर हम बात करेंगे फंक्शंस की। सबसे पहले आपने लिखना है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड आपने लिखना है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड आपने लिखना है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो आई रिपीट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन क्वेश्चंस आपने बेसिकली लिखना है। स्क्रीन पर आगे आपके पास अब
जी प्लीज आप कॉपी कर लें ताकि ये चीजें आपके पास हाथ के हाथ आ जाएं। तो फंक्शन में हमारे पास हैं तीन चीजें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। और इससे हम लोग कहते हैं बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस। बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस। तो बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस का ताल्लुक है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। आइए इन्हीं भी डिस्कस करते हैं। लेकिन व्हाट टू प्रोड्यूस का ताल्लुक है प्रोडक्ट से, क्योंकि हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं और हमने केयरफुली अपनी हर रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम इकोनॉमी में कौन सा गुड प्रोड्यूस करें। इसे कहा जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस और इसका ताल्लुक है प्रोडक्ट से। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का ताल्लुक है प्रोडक्शन मेथड से। By large, we have two methods. Number one, by means of labor. Number second, by means of capital. तो हमारे पास प्रोडक्शन मेथड्स में दो बड़े मेथड्स आते हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि हम लेबर को भी इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर सकते हैं और साथ साथ हो सकता है कि हम कैपिटल को भी इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, या मिक्स ऑफ बोथ, यानी कि दोनों को इस्तेमाल करके भी प्रोडक्शन की जा सकती है। थर्ड थिंग, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस का ताल्लुक होता है इकोनॉमिक एजेंट से। आपकी इकोनॉमी में जो गुड प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू द इकोनॉमिक सिस्टम्स, और फॉर whom टू प्रोड्यूस में आप ये बात समझना चाहते हैं कि किस इकोनॉमिक एजेंट को फेवर करना है या किस इकोनॉमिक एजेंट के लिए ये गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर वो हाउस होल्ड के लिए हो रहा है तो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। अगर वो फर्म के लिए हो रहा है तो कैपिटल गुड्स कहला सकता है, और गारमेंट के लिए है तो पब्लिक गुड्स या मैरिड गुड्स कहला सकता है। ठीक है जी, तो ये तीन बातें आपने लिख ली। इन तीन चीजों का ताल्लुक थ्री बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन से है और वो आपने डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपके जहन में सीक्वेंस बन रहा है कि हमने इकोनॉमी को एस्टैब्लिश किया, सबसे पहले हमने इकोनॉमी को समझा, इकोनॉमी के बाद इकोनॉमी के फंक्शंस को समझा, उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम को हमने एस्टैब्लिश किया, और फिर इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप समझी, तो मार्केट इकोनॉमी, तो प्लान इकोनॉमी, इसको कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है, और तीसरे नंबर पर है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और फिर ये हमने बात समझी कि तीनों के जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम से हम ये चाहते हैं कि ये रिसोर्सेस को एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। और फिर वो जो तीन क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल क्वेश्चंस, उसमें आपसे बात हुई तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस, और उनकी भी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन तो प्लीज या तो आप चैट पे लिख सकते हो, या तो फिर आपके पास व्हाट्सएप के ग्रुप का ऑप्शन है कि आप वहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अगर आप इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो इकोनॉमी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि सर फर्म है, उसके ऊपर इंडस्ट्री है, उसके ऊपर सेक्टर है, और फिर इकोनॉमी आती है। फर्म का ताल्लुक स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, इंडस्ट्री का ताल्लुक कलेक्शन ऑफ फर्म्स, सेक्टर का ताल्लुक कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, और इकोनॉमी का ताल्लुक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स है। ओके, इकोनॉमी को आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो इस तरह से भी सेग्रीगेशन हो सकती है कि ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर, यानी कि ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ताल्लुक या तो प्राइवेट सेक्टर से होगा। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। अगर रिसोर्सेज की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है तो इसे कहा जाता है पब्लिक सेक्टर। नेचर ऑफ बिजनेस के हवाले से तीन सेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी में क्या होता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, सच एज लाइव स्टॉक, फिशिंग एंड फार्मिंग। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स, सीमेंट, ऑटोमोबाइल एज एन एग्जाम्पल। टर्शरी सेक्टर में हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ इंटेंजिबल गुड्स, सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड टीचिंग। ओके जी, इसको समझने के बाद आइए मजीद डिस्कस करते हैं इनके फीचर्स और मजीद डिस्कस करते हैं इनके एडवांटेजेस। तो हेडिंग आपके पास अब आनी चाहिए फीचर्स, और उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
ओके जी, फर्दर मूविंग ऑन, हमारे पास आप अब तक हमने इकोनॉमी के बेसिक कंपोनेंट्स को समझा, जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, जिसमें हमारे पास फंक्शंस आ चुके हैं। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम आ रहे हैं फीचर्स पे और उसके बाद इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ फीचर्स। आप चाहें तो इसको बुलेट पॉइंट्स में लिख लें, आप चाहें तो इसे हेडिंग डाल के पूरी की पूरी लाइन भी आप लिख सकते हैं। याद करने के लिए आसान है कि आप पॉइंटर्स में इसको याद रखें और जब आप एक्सप्लेन करें तो फिर आप सेंटेंस फॉर्म इस्तेमाल करें। Okay, the features of market economy. Decisions are made by individual sellers and buyers who can generally be expected to act in their own self-interest. क्या आप में से कोई बता सकता है कि सर ये self interest से क्या मुराद है? Decisions are made by individual sellers and buyers who can generally be accepted to act in their own self-interest. यही क्वेश्चन है। ओके, तो सेल्फ इंटरेस्ट का ताल्लुक है इकोनॉमिक एजेंट से, और इकोनॉमिक एजेंट्स हमारे पास थे 3, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट, और उन सबके आखिर में उनके ऑब्जेक्टिव्स लिखवाए गए थे। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं? हाउस होल्ड का ऑब्जेक्टिव था यूटिलिटी की मैक्सिमाइजेशन, फर्म का ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था जी वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। Okay, the second point, the producer's main aim is to maximize their profit. ये obviously आपको मैं discuss कर चुका हूँ. The consumer's main aim is to maximize their satisfaction or utility, giving rise to the idea of consumer sovereignty. Consumer sovereignty कहते हैं where consumers are free or have freedom. क्या freedom उनके पास कि consumers can decide कि क्या इकोनॉमी में प्रोड्यूस होना चाहिए। इसे कहते हैं कंज्यूमर की सुवरियनिटी। उर्दू इसकी काफी मुश्किल है, इसको उर्दू में कहते हैं खुद मुख्तारी। जिस तरह हम कहते हैं कि वी आर अ सुवेरियन नेशन, हमें खुद मुख्तार मुल्क है, इंडिपेंडेंट है, तो इस तरह से कंज्यूमर सुवेरियनिटी का मतलब इकोनॉमिक्स में यह है कि आज कंज्यूमर्स के हिसाब से मार्केट इकोनॉमी में गुड्स की प्रोडक्शन होती है। वो गुड्स जो कंज्यूमर्स चाहते हैं, प्रोड्यूसर उन गुड्स को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, और फिर उन्हीं गुड्स की प्रोडक्शन होती है। और अगर ऐसा ना हो, यानी कि कंज्यूमर्स डिमांड कुछ और कर रहे हो, जहां कुछ और रहे हैं, और उनको प्रोडक्शन या गुड्स कुछ और मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेलर की गुड्स बिकने नहीं वाली। तो सेलर्स का क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो सेल्स नहीं होंगी तो प्रॉफिट भी हासिल नहीं हो सकेगा। Okay, point number third. The allocation of resources is determined by the market forces of demand and supply through what Adam Smith termed the invisible hand of the price mechanism.
केयरफुली नोट आपने किया होगा कि लास्ट क्लासेस में आपको होमवर्क के तौर पे काम दिया गया था कि फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये होने चाहिए। तो कल की क्लास में अगर होमवर्क आपका मौजूद नहीं हुआ तो ठीक है, फिर आपने क्लास के बाहर ही वेट करना है सर्दी या बारिश में। तो ख्याल रखें कि काम आपका होना चाहिए और प्लीज चैट से ज्यादा काम पे फोकस करें। ओके, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। क्योंकि हम डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ चुके हैं तो हमें मालूम है कि एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड्स का आइडिया फ्लोट किया था। इसका मतलब होता है मार्केट फोर्सेस और इसका मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो जहां कहीं इनविजिबल हैंड्स के हवाले से कोई बात आए तो आप समझ जाओगे कि डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से बात हो रही है, और ये आइडिया थ्रो किया था एडम स्मिथ ने। क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ओके, देयर इज नो और सर्टेनली वेरी लिटिल स्टेट और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये सारे फीचर्स हैं जो आपने डिस्कस किए। आइए एडवांटेज की तरफ आते हैं। एडवांटेज नंबर 1, आपने है समझना और आपने है पॉइंटर्स की फॉर्म में इसको लिखना, ठीक है, ताकि आपके पास काम मौजूद रहे और फिर इन कामों को इस्तेमाल करते हुए हम इकोनॉमिक सिस्टम्स के एमसीक्यूज भी कर सकें। कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में ही इकोनॉमिक सिस्टम्स के एमसीक्यूज भी हो सकें। एडवांटेज नंबर 1, resources are allocated through market forces and the operation of the price mechanism। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज व्हाट्सएप पे ग्रुप को इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहीं पे ग्रुप में आप बात कर सकते हो। Resources are allocated through market forces and the operation of the price mechanism। Obviously, जहां पर हम इनविजिबल हैंड की बात करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट की प्राइस या आउटपुट को डिटरमिन करते हैं। सही जी। There is therefore no need for state or government intervention and in the economy, and the state can then concentrate on areas such as international diplomacy। ऑब्वियसली जहां पर प्राइस के हवाले से या प्राइस की डिटर्मिनेशन के हवाले से स्टेट को बेफिक्री होगी कि ये मार्केट फोर्सेस खुद से सेटल कर लेंगी, तो स्टेट के पास दूसरे काम हैं जिनको उन्होंने निपटाना होता है, सच एज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यानी कि दूसरे मुल्कों के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करनी होती है। तो एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर ये बात आएगी। तो आई होप कि आपने इस पॉइंटर को लिख लिया होगा, ठीक है। ये वी आर डिस्कसिंग इट फ्रॉम द टेरी ग्रुप, यू हैव दिस बुक। Second point, in a market economy, the key objective of producer is profit maximization, and the profit motive can give an incentive to sellers. It will be encouraged to be more innovative and cost effective than might otherwise have been the case। यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है कि मार्केट इकोनॉमी जो है वहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। क्यों भाई, क्यों कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव इस वजह से होते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन दो सूरतों में पॉसिबल है। नंबर 1, या तो रेवेन्यू को बढ़ाया जाए जिसे सेल्स कहा जाता है, जिसे टर्नओवर कहा जाता है, या कॉस्ट को कम किया जाए। तो ये दो ही तरीके अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आप एज अ प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को इनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कौन कौन सी दो बातें? या तो अपनी सेल्स को बढ़ाएं या तो अपनी कॉस्ट को कम करें। तो कॉस्ट इफेक्टिव का वर्ड इस तरह से इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो प्लीज बुलेट पॉइंट्स में आपने इस इंफॉर्मेशन को एटलीस्ट नोट करना है ताकि आप इसे एक्सप्रेस कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट, फर्म्स कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव। ये तो आपसे बात हो गई। यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है कि मार्केट इकोनॉमी में फर्म्स चाहती हैं कि वो या उनकी कॉस्ट या उनकी फर्म्स की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कम हो, ऑब्वियसली, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, the market economy based on the idea of free enterprise will maximize both producer surplus and consumer surplus। Obviously हम पढ़ चुके हैं producer surplus क्या होता है, consumer surplus क्या होता है। तो हर बंदा, जिस तरह आपने इकोनॉमिक एजेंट्स के आखिरी कॉलम में बात रखी थी कि प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, जो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर सरप्लस को बढ़ाने से होगा। कंज्यूमर्स चाहते हैं कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो, और यही इनका गोल होता है।
एडवांटेजेस में से किसी का क्वेश्चन तो प्लीज व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लें, हम आ रहे हैं डिसएडवांटेज में, हेडिंग डाल लीजिएगा डिसएडवांटेज। ओके जी, पॉइंट नंबर 1, some goods called public goods would not be provided in a market economy. Examples of these would include the provision of police and defense forces. Obviously, क्योंकि market economy है तो यहाँ पर private individuals हैं, तो government नहीं है, तो market good और public goods especially यहाँ पर कम होते हैं available. तो ये disadvantage है एक market economy का, क्योंकि government मौजूद नहीं है तो public goods की supply भी मुश्किल है या नामुमकिन है। ठीक है, इसे अगर हेडिंग की फॉर्म में यानी कि पॉइंटर की फॉर्म में आप लिखना चाहें इतनी बड़ी सेंटेंस को, तो आप लिख सकते हो लैक ऑफ पब्लिक गुड्स। क्या लिख सकते हो? लैक ऑफ पब्लिक गुड्स। Okay, next point. Some goods called merit goods would be underproduced and underconsumed in a market economy. तो जिन बच्चों को याद है डेफिनेशन merit goods की और demerit goods की, तो उन्हें ये भी याद होगा कि merit goods में आपने 3 प्रॉपर्टीज लिखी थी। याद है किसी को? जब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का टॉपिक पढ़ा था तो मेरिट गुड में आपने 3 बातें लिखी थी। अंडर प्रोडक्शन, अंडर कंजम्पशन, पहला पॉइंट का नाम। सेकंड पॉइंट का नाम था पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तीसरे पॉइंट का नाम था इंफॉर्मेशन फेलियर। ठीक है जी, तो आज यहाँ पर वो सब चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। Some goods called merit goods would be underproduced and underconsumed in the market economy. Examples of these would include the provision of education and health services. इसके क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, तो आपने पॉइंटर फॉर्म कर लिया होगा आई बिलीव, वैसे तो ये होमवर्क था। Anyhow, some goods called demerit goods would be overproduced and overconsumed in a market economy. Examples of these would include the production and consumption of alcohol in some countries and tobacco. तो demerit goods की example भी हमें आती हैं, तो ये भी आज आपके पास disadvantage बनता है market economy का। There could be negative externalities in a market economy. Examples of these would be include noise and visual pollution. Since you have a very good idea about externalities as you have discussed it in the classification of goods and services topic, तो ये चीजें आपके लिए सिर्फ पॉइंटर के तौर पर ही हैं जो आप इसको लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज इट। इतने इंफॉर्मेशन के साथ आप मार्केट इकोनॉमी को या उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज के तौर पर या पेपर 2 के क्वेश्चंस के तौर पर, तब हम उसको बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं द टाइप or economic system where decisions about the allocation of resources are taken by the state or by government agencies। बड़ी सिंपल सी बात है, allocation of resources जो कि मेन फंक्शन होता है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का, एक किसके अंडर कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपकी बुक में मौजूद हैं टेलीकॉम में। ओके, आइए फीचर्स को जरा डिस्कस करते हैं। कुछ बातें रियल वर्ल्ड के हवाले से भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम is characterized by a very high level of state or government intervention in the economy. In theory, there will be no private sector involvement and everything will be controlled by the public sector. However, in reality, there are no such country in the world without some form of private sector involvement.
North Korea is sometimes regarded as the country that comes nearest to this type of economic system. दो के एग्जामिनर अब इस किस्म की बात नहीं पूछता, बट जब आप रेलिवेंट एग्जाम्पल देते हैं और एक्सटर्नल रेफरेंसेस को इस्तेमाल करते हैं तो इट इज गुड फॉर द एग्जामिनर कि वो आपको अच्छे मार्क्स भी अलॉट कर सके। ठीक है जी, आइए फीचर्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस आर प्राइमरीली मेड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट थ्रू सम फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी। आप देखें सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी क्या हो सकती है भाई, हमारी असेंबलीज हो सकती हैं, तो सेनेट हो सकता है, या कोई ऐसा इदारा। फॉर एग्जाम्पल पैमरा की बात करते हैं तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भी कहला सकती है कि सर ये एक सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी है। लिख लिया आपने पैमरा। पैमरा के बाद दूसरी बात आपसे करी गई, अगर मैं करूं आपसे तो जी ओगरा। ओगरा की एग्जाम्पल क्या है, ओगरा का नाम क्या है, एब्रिविएशन क्या है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये आपके मुल्क के हवाले से एग्जाम्पल्स आपके सामने आ गई, चाहें तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी कहलाती है। सेकेंड पॉइंट, the state or the government will own all or certainly most of the economic resources। बड़ी कॉमन सी बात, the prices are generally determined by the state rather than the price mechanism। किसी को याद है प्राइस मैकेनिज्म में क्या लिखवाया था? ओके जी, तो प्राइस मैकेनिज्म में आपने लिखा था मैकेनिज्म वेयर बाय prices are determined in a market economy। तो मार्केट इकोनॉमी तो है नहीं, प्लान इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट प्राइसेस को स्टैब्लिश करती है। यानी कि मार्केट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में इस्तेमाल होता है। कमांड इकोनॉमी में कौन डिसाइड करता है? यस करेक्ट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। Okay, the key aim of production is the maximization of social welfare rather than the profit। ये भी आप बात को डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको इकोनॉमिक एजेंट्स और इसके तीनों कॉलम्स याद हैं। अब हम चलते हैं आगे, आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, द स्टेट और गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल or at least most of the economic resources, and so economic decisions can be taken in the interest of the whole society। For example, it might be the policy of such a government to bring about a more equitable distribution of income and wealth in the society। So there are certainly बहुत सारे economic objectives हैं, government चाहती है कि भाई by large तमाम के तमाम economic agents का भला हो, किसी एक को favor ना दी जाए खास तौर पर। ठीक है। Second, the state or the government can decide which goods are going to be produced and to whom they are going to be supplied। जिस तरह से हमने अभी फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस किया था, तो उसमें आपने 3 बातें लिखी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो अगर गवर्नमेंट चला रही हो एक इकोनॉमी को, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही इन्हीं 3 बातों का आंसर देगी, या गवर्नमेंट इन 3 बातों को देखेगी। क्या क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, या फॉर whom टू प्रोड्यूस के बाद प्रोडक्शन मेथड्स क्या हो। तो गवर्नमेंट आज अपने जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके हिसाब से देखती है कि भाई किससे और क्या चीज को, गुड को प्रोड्यूस करना चाहिए। एक बात जरूर और लिख लीजिएगा, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था ब्यूरोक्रेट्स, BUREAUCRATES, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं डायरेक्टिव्स को। ब्यूरोक्रेट्स आपको बताया कहते हैं डायरेक्टिव्स को, DIRECTIVES। डायरेक्टिव्स आर ऑल्सो नोन एज ब्यूरोक्रेट्स। डायरेक्टर नहीं कहा, डायरेक्टिव्स कहा। डायरेक्टिव्स को ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, और ब्यूरोक्रेट्स में आपको लिखवाया था कि दीज आर द पीपल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रन एंड मैनेज द इकोनॉमी। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये लोग करते क्या है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बिहाफ पे इकोनॉमी के मामलात यानी कि इंस्टीट्यूशंस को रन करते हैं।
MCQ में नजर आएगा आप लोगों को। आई होप कि आपने लिख लिया। द स्टेट और गवर्नमेंट कैन डिसाइड, ये पॉइंट भी हमारा डिस्कशन में आ चुका। आते हैं डिसएडवांटेज में। प्लीज किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज व्हाट्सएप के ग्रुप को इस्तेमाल करें या DM कर दें। द इकोनॉमिक सिस्टम टेंड्स टू बी वेरी ब्यूरोक्रेटिक। ये बार बार टर्म्स आ रही हैं, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में आपको ज्यादा नजर आएगी। तो जैसे आपको बताया गया कि ब्यूरोक्रेसी आपने सुना होगा, तो ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? डायरेक्टिव्स होते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन सो मैनी एरियाज। इंटरवीन का वर्ड वैसे आना नहीं चाहिए, इंटरवीन कहते हैं मुदाखलत को। ऑब्वियसली जब कमांड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट खुद से मौजूद है, तो अपने ही कामों में मुदाखलत तो नहीं करेगी, रन का बढ़ाना चाहिए। एनी हाउ दिस कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सिस्टम बीइंग वेरी इनफ्लेक्सिबल एंड अनरिस्पॉन्सिव टू चेंज इन कंज्यूमर डिमांड। ख्याल रखिएगा, इसके MCQs काफी मुश्किल होते हैं। किस किस्म का MCQ आएगा, आइए समझते हैं। इस पॉइंट को लेकर आपसे एग्जाम में पूछेगा, भाई कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मार्केट इकोनॉमी सिस्टम या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम या कमांड इकोनॉमिक सिस्टम? तो आपका आंसर होना चाहिए मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि जो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम होता है या प्लान इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना इनफ्लेक्सिबल, और साथ साथ अनरिस्पॉन्सिव किस तरह से होता है कि वो कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से नहीं चलता। जेल में कोई कैदी है तो अब वो फूड पांडा तो नहीं कर सकता ना, उसको तो वही रूटीन फॉलो करना होगा जो आज जेल में जो भी खाने या उसके मेन्यू में चीजें होंगी वही बेचारे को मिलने वाला है। ठीक है जी। तो जहां पर कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है वहां पे गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, वो कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन या अपने मामलात को चेंज नहीं करती। Second point, less often incentive for firms to be innovative. Important point. The profit motive is not as important as in a market economy, and as a result, in variety of goods on offer is often rather restricted, and sometimes the products are poor quality. किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है जी? वो चीजें जो पब्लिक कॉर्पोरेशन से होती हुई या गवर्नमेंट जिनको प्रोड्यूस कर रही है, उसमें क्या मौजूद नहीं होता? उन फर्म्स में इनोवेशन, नोवेल आइडियाज मौजूद नहीं होते। तो भाई क्यों नहीं चाहते? जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं यानी कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज होती हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? क्या इंफॉर्मेशन मिली? पब्लिक कॉर्पोरेशंस को क्या कहा जाता है? स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज, SOE। तो जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज होती है जिसको पब्लिक कॉर्पोरेशन कहा जाता है, जो नेशनलाइज इंडस्ट्री भी कहलाती है, तो जनाब ये क्यों इनोवेटिव नहीं होते? भाई इनका मकसद प्रॉफिट कमाना थोड़ी है, इनका मकसद तो वेलफेयर की मैक्सिमाइजेशन है। तो ये प्राइवेट प्रोड्यूसर्स की तरह जो मार्केट इकोनॉमी में होते हैं उनकी तरह ना इनोवेटिव होते हैं, ना इन्हें कोई कॉस्ट इफेक्टिव का मसला होता है। सही है। अब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने मुल्क में पब्लिक कॉर्पोरेशन को देखें तो आपके सामने एग्जाम्पल्स आ रही हैं। PIA शायद कुछ बेहतर हो गई, अब स्टील मिल्स वो शायद अब चल भी नहीं रही। तो भाई जितनी पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं अगर उनका कंपैरिजन प्राइवेट इंडस्ट्रीज या किसी प्राइवेट फर्म से किया जाए तो आपको यही बातें नजर आएंगी कि जो प्राइवेट फर्म्स है वो ज्यादा इनोवेटिव हैं, वो ज्यादा मेहनत करते हैं उनमें करने वाले काम करने वाले लोग, क्योंकि उनके पीछे उनका प्रॉफिट मोटिव होता है। दूसरी तरफ जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं, वो जो इदारे होते हैं, वो लेस कॉम्पिटेंट तो नहीं कहा जा सकता मगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते इन जनरल, और इनोवेटिव भी नहीं होते। और उसके पीछे उसका रीजन है कि उनका मकसद या उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। पॉइंट में कोई मसला तो प्लीज आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, आई होप कि आप साथ साथ पॉइंटर्स बना रहे हैं। ओके जी, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स विल बी स्टेट ओन्ड and the lack of competition means that there is often a high level of inefficiency and a low level of productivity। वही सारी बातें जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस करी थी वो यहाँ पर सामने आ रही हैं
मीनवाइल मैं आपको कोशिश करता हूँ रिकॉल करवा दूं कि प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। प्रोडक्टिविटी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। इट्स अ रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट। कब किया था आपने? जब आपने पीपीसी को समझा था। क्या लिखा था? प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट। एफिशिएंसी का फार्मूला याद है किसी को? चले मैं बता देता हूँ। उनको याद हो। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है द हाईएस्ट आउटपुट इनपुट रेशियो, इसे कहा जाता है एफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली जो फर्म्स पब्लिक कॉर्पोरेशन फर्म्स हैं ये अमूमी तौर पर प्रोडक्टिव नहीं होती, ना ही एफिशिएंट होती हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपके साथ डिस्कस कर ली। तीसरी बात आ रही है मिक्स्ड इकोनॉमी की। मजे की बात यह है कि ऑब्वियसली मिक्स इकोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी? मिक्स इकोनॉमी की जरूरत पड़ी कि हम ये चाह रहे थे कि भाई दोनों इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी की अच्छाइयां शामिल कर लें। कॉकटेल होता है ना, अंडा को डाला या गोला गंडा जो होता है, सब चीजें मिक्स होती हैं। तो सब चीजें अच्छी अच्छी हमने अडॉप्ट करने की कोशिश करी। तो इसमें दोनों सिस्टम्स की अच्छाइयां हैं। कौन से दोनों सिस्टम की अच्छाइयां हैं? मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, इन्हीं की अच्छाइयां हैं। ठीक है, तो अमूमी तौर पर इन जनरल मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के डिसएडवांटेजेस नहीं होते, क्योंकि वो मिलकर बनता है दोनों सिस्टम के एडवांटेजेस से। आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। The type of economic system where decisions about the allocation of resources are taken by both the private sector and the public sector. तो दोनों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आ गई। इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। It should be clear that while both market and planned economies have a number of advantages, they also have considerable disadvantages. It is for this reason that the majority of economic systems in the world today are mixed economies. That is, they combine elements of both a market economy and a planned economy. Both the private sector and the public sector are involved in the taking of economic decisions. The broad idea is that such an economy will maximize the advantages of both market and planned economies and minimize the disadvantage. एक छोटी सी बात को आप एक्सपेंड करना सीख रहे हैं, सही है? किस तरह से एक्सपेंड करते हैं? कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर फिर भी आपको एक्सपेंड करना सिखाया जा रहा है। तो बुक्स पढ़ते हैं तो कुछ बातें बेहतरी हो जाती हैं। आइए फीचर डिस्कस करते हैं। आसान सी बात है। ओनरशिप ऑफ द इकोनॉमीज रिसोर्सेज इज डिवाइडेड बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। आसान सी बात है, फिर भी कोई क्वेश्चन तो प्लीज डू मैसेज मी। The private sector will be influenced by self-interest, with the producers aiming to maximize profit and consumers aiming to maximize their welfare. Whereas the public sector, कुछ गड़बड़ है इसमें जी, कोई गड़बड़ बताएगा? बुक्स में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। हालांकि ये बुक है जी, जो और से सुन रहे हैं, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। द प्राइवेट सेक्टर will be influenced by the self-interest, with producers aiming to maximize profits and consumers aiming to maximize, आगे क्या लिखा हुआ है? क्या वेलफेयर होता है? जी 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 जी, कहा जा सकता है, मगर यहाँ बेहतर है कि आप लिखें यूटिलिटी। Whereas the public sector will have broader community aims relating to the public interest. यहाँ पर भी welfare का word आ सकता है। So there will possibly be competition within the private sector. हो सकता है कि private sector में competition हो। Competition का मतलब क्या होता है? जब एक से ज्यादा producers एक ही तरह की products produce कर रहे हो, इसे कहा जाता है competition। तो competition का word किसके लिए आएगा economics में? Firms के लिए, households के लिए? जी जनाब, firms के लिए आएगा। याद रखिएगा, पूछ सकता हूँ क्लास में। So there will be competition within the private sector, point डिस्कस कर लिया। आखिरी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। The allocation of resources in the private sector will be determined through the price mechanism, whereas in the public sector decisions will be taken by the government, with prices either free at the point of use or in the form of certain charges. The government चाहे जिस तरह से जनाब इस्तेमाल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो पानी वानी घर में आ रहा है तो उसका बिल बाद में भेज दे। ठीक है, तो इस किस्म की बातें गवर्नमेंट अपनी मर्जी की प्राइसेस सेट कर सकती है। तो ये आपके पास चीजें आ गई। क्या क्या चीजें आ गई? आपके पास इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई। आपने इकोनॉमी को डिस्कस किया, आपने इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस किया, बेसिक बेसिक बातें थी। और उसके बाद फिर आपने मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और उसके बाद मिक्स इकोनॉमी को डिस्कस किया।
ठीक है, इसी को एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क समझ लीजिएगा कि आपके पास ये सारी चीजें पॉइंटर्स की फॉर्म में एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि जब हम इकोनॉमिक सिस्टम के क्वेश्चंस करें तो हम यहीं से अपने रजिस्टर्स में से आंसर देख रहे हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।